आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही क्लियर। एक बार अपनी डिवाइस में चेक करिएगा, म्यूट तो नहीं है। ये 1983 में पास हुआ था और इसके बाद जो 50 सिग्नेटरी राष्ट्र थे उन लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि आर्टिकल 139 और आर्टिकल 22, मैं ऐसे लेक्चर के बोर्ड में नहीं बोल रहा हूँ पर फिर भी बता रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि ईरान जैसे अपने सॉवरेन राइट, अपने संप्रभुता के अधिकारों का को आगे रखकर आर्ग्यू कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, और बाकी जगह जहां पर अमेरिका से उसकी बातचीत हो रही है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ईरान के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय लॉ का, नियमन का, इस प्रणाली का पूरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अनक्लॉज और इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ में भी दो चीजें होती हैं। ये मैं ब्रीफली बताऊंगा। पहला होता है इनोसेंट पैसेज का सिद्धांत। तो अगर हम इनोसेंट पैसेज के सिद्धांत की बात करें तो हम वहां पर पाएंगे कि ईरान, ओमान या और कोई राष्ट्र है वो 12 नॉटिकल माइल तक और उसके आगे भी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन के चलते, मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन के चलते वो किसी भी पासिंग शिप पर अटैक कर सकता है और किसी भी तरीके से जो हॉर्मोज एक तरीके का चोक पॉइंट है उसका अधिकार कर सकता है। तो ये है ईरानियन और वेस्ट एशियन ट्रेडिशनल पोजीशन। और जो अमेरिका के सैम मैनुअल लॉ ऑफ मैरीटाइम की बातचीत अगर हम करें और उनके स्टेट डिपार्टमेंट की लगातार जो रिलीजेस आ रही हैं उसकी हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट पैसेज की बात अमेरिका और वेस्ट शुरू से करता हुआ आया है। ट्रांजिट पैसेज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ट्रांजिट पैसेज में ऐसा होता है कि अगर मिलिट्री गेन प्रोपोर्शनल नहीं है ईरान के लिए या किसी और राष्ट्र के लिए, तो वो अपनी संप्रभुता को ऐसा एक्सरसाइज नहीं कर सकता है किसी भी मनन जी मैं लौटूंगा आपके में। पास। आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है। मैं हिमांशी जी आप ही के पास आना चाहूंगा। हिमांशी जी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन महत्वपूर्ण स्थितियों के बीच एक सवाल मैं अगर लगाकर आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हॉर्मुज पर नियंत्रण शक्ति बदली, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने अपने नियंत्रण को ऐसे मुट्ठी में कर लिया तो फिर ये तो विश्व के लिए बड़ी चुनौतियां हो जाएंगी। क्या कुछ बदल सकता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, एक बार ये समझाइएगा दर्शकों को। वैभव जी देखिए, जब ईरान और इराक का वॉर हुआ था 1980s में, जिसको हम टैंकर युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तब भी ईरान ने ये क्लियरली कहा था कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे और उसने कुछ समय के लिए इसको बंद भी किया था। इसके बाद 2011 और 12 में भी उसने सेम चीज की थी, लेकिन तब किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि ये इतने व्यापक तौर पे नहीं हुआ था। इस बार ईरान ने दो तीन चीजें कही थी, जिसमें उसने हॉर्मुज को चोक करने की बात कही थी और उसके अलावा उसने कहा था कि जो भी हमारे यहाँ से फाइबर ऑप्टिक के केबल जाते हैं उसको हम काट देंगे। तो ये चीज को सीरियसली समझने के लिए शायद लोगों को विश्लेषण पहले करना चाहिए था, लेकिन अब इस समय क्योंकि ईरान के पास ये लेवरेज है कि वो हॉर्मुज को बंद करके उसने देख लिया है कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहीं मारते हैं तो उसका क्षेत्र सीमित रहेगा, लेकिन हॉर्मुज की वजह से जो व्यापक असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, अमेरिका पे पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जिनका की पूरा जो व्यापार था वो तेल का व्यापार था, और जो हमारे जैसे भी जो देश हैं जिनके लोग यहाँ पर अर्थव्यवस्था के तौर पर काम करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टेड है, वो चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है इसको। इसका ईरान लेवरेज ले रहा है और ईरान इसको अब नहीं छोड़ेगा। देखिए ये चीज बहुत हद तक क्लियर है। यूएन क्लॉज भी इसकी परमिशन देता है कि जो भी देश होते हैं उसके 22 मील की जो टेरिटरी है वो उसके इकोनॉमिक जोन में आती है, और इसी का फायदा उठाकर ईरान जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। उसके बीच का जो इलाका है वो मैरीटाइम नेविगेशन के लिए यूएन और क्लॉज हिमांशी के जी माध्यम बिल्कुल से तय खुला है, हुआ है। ईरान जी इस लोकेशन से पीछे कतई ना हट सकता है ना वो हटेगा। और ये सब कुछ जानते हुए डोनाल्ड ट्रंप जिन नक्शों को बाकायदा जारी कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं कि अमेरिका की टेरिटरी है, सब मुझे लग रहा है कि सिर्फ बकवास है। वैभव, बकवास नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उकसाने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पे वो बहुत जबरदस्त हमला करें जी और इसकी तैयारी चल रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को दबाव में डाला जाए।
मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए बहुत बुरी स्थिति है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्योंकि वो ईरान से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि उनका वो पड़ोसी है। बिल्कुल। अमेरिका के दबाव में इसलिए है क्योंकि अमेरिका से उन्होंने बहुत लंबे समय तक मिलिट्रीली और फाइनेंशियली हेल्प ली है। उनकी बहुत सारी जो यहाँ पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अमेरिकी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो हॉर्मूज को अपना इलाका कह लेंगे, वो संभव नहीं है, मिलिट्रीली संभव नहीं है, रणनीतिक तौर पे ये चीज संभव नहीं है, लेकिन वो उकसाने का काम कर रहे हैं ईरान को और ये जताना चाहते हैं कि पॉलिटिकली अमेरिका जीत गया है, भले ही वो मिलिट्रीली ना जीता हो। अमेरिकन मिलिट्री पावर उनके कुछ बेसिस के खत्म होने से नष्ट नहीं हो जाती है, उनके पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी अभी भी है। लेकिन ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात की है। यानी चीज अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस पूरे क्षेत्र को वो एक परमानेंट युद्ध में बदलना चाह रहे हैं और ईरान भी वॉर ऑफ आइटरेशन के लिए तैयार है। वैभव जी, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, ज्यादा हमें वेट नहीं करना है, अगले 2 हफ्ते में अमेरिका या तो स्ट्राइक कर देगा। अगर अमेरिका स्ट्राइक नहीं करता है और इकोनॉमिक सैंक्शंस इसी तरीके से रखता है तो ईरान जो है अब पलटवार करेगा और भीषण पलटवार करेगा, क्योंकि उसके पास जो हथियारों का जखीरा है वो खत्म नहीं हो रहा है। कैस्पियन सी से उसके पास यूरोपियन कंट्री की अगर मैं आपसे बात करूं, मैं लौटूंगा आपके पास। मनन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनन जी, यूरोपियन कंट्री की अगर इस युद्ध के दरमियान में आपसे बात करूं तो उनका कोई बहुत खुलकर रोल जो है वो सामने नहीं आ रहा है। क्या ऐसा ही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, जैसा कि हिमांशु जी कह रही थी, कि अमेरिका बहुत बड़ा स्ट्राइक या फिर अटैक कर सकता है 2 हफ्ते के अंदर, या फिर ईरान बहुत बड़ा पलटवार अमेरिका के उन तमाम सैन्य बेसों पर कर सकता है जो खाड़ी देशों में है? यूरोपियन कंट्रीज का कोई रोल इसमें इन्वॉल्वमेंट आने वाले वक्त में नजर आ रहा है आपको? मेरे पास आप तरीके से पहुंच नहीं रही है, पूरी तरीके से पहुंच नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दूसरा आर्गुमेंट दिया जा रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कवायदे हो रही हैं और जो युद्ध की लगातार स्थिति बनी हुई है, जो भारत के कुछ एकेडमिक द्वारा और हमारे कुछ लोगों द्वारा दिया जा रहा है, वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव लगता है। क्योंकि ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि भाई हम लोग नहीं मानते कि अंतर्राष्ट्रीय नियमन क्या है, और दूसरी ये बात भी कही जा रही है कि अगर युद्ध में सब कुछ जायज है, हम अमेरिका जो ब्लेम कर रहा है ईरान के ऊपर, वो गलत कर रहा है, ऐसा भारत में पूरा व्यू व्याप्त है। पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से राष्ट्र के सिद्धांत की जो अवधारणा है, जैसे उसको स्थापित की गई है, उसको भी देखें तो हम पाएंगे कि ग्रोशियस के समय से संप्रभुता के नाम पर कोई भी राष्ट्र किसी भी तरह का मिलिट्री, सामरिक या कूटनीतिक कदम नहीं उठा सकता है। और इंटरनेशनल लॉ में क्लियरली कहा गया है कि कोई राष्ट्र ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। तो अगर हम सीधा साधा अगर 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि एक तरीके से ईरान फॉल्ट पे है, और ईरान जब ये बात कर रहा है कि अमेरिका ब्लॉक कर रहा है, अमेरिका अपना अलग नेवल ब्लॉकेट बना रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में, तो ईरान को भी देखना चाहिए कि जिस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने स्पॉन्सर किए हैं अभी तक, हमास हो, हिजबुल्ला हो या हुतीज हो, तो उसके चलते या तो अमेरिका या कोई और राष्ट्र कोई आतंकवादी संगठन खड़ा करता, ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि ये डेमोक्रेसीज है। तो जरूरी बात यह है कि एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियमन दोनों अमेरिका पे भी लागू होता है और ईरान पे भी लागू होता है, पर जो अंडर द बेल्ट हिट करने की जो टेक्निक है ईरान की, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु